तो सबसे पहले बात पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जहां इमरान खान को बड़ा झटका लगा है, वहीं अपोजिशन में खुशी की लहर दौड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए कौमी असम्बली को बहाल कर दिया है और 9 अप्रैल कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म दिया है। कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडरों ने कहा है कि पाकिस्तान के लोगों की दुआएं कबूल हो गई हैं। इस मुल्क में मुआशी इस्तेकाम के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि इस रियासत खुदादाद जो है इसको मजीद मजबूत करना है। अदलिया के हवाले से भी हम समझते हैं कि उन्होंने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया और इस पर आज कौम कल अब यौम एहतजाज नहीं होगा बल्कि यौम तशक्कुर होगा। जुमे की नमाज़ों में लोग 2 रकात शुक्राने का नफल भी पढ़ें, पाकिस्तान की बका और उसके इस्तेहकाम के लिए दुआएं भी करें और पाकिस्तान में जो सियासी बहरान, माशी बहरान आए हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इन बहरानों से निकाले और इंशाअल्लाह अब कल पूरे मुल्क के कोने कोने में यौम तशक्कुर भी होगा, उसके लिए दुआएं भी होंगी, रैलियां भी होंगी और वो जो पहले ऐलान था कि यौम तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उसमें एहतजाज का पहलू शामिल था, इसलिए उसको यौम तशक्कुर में तब्दील किया जा रहा है। इसका ऐलान करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। बाकी साहिबान अब मज़ीद भी आपसे बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मैं हज़रत मौलाना साहब की पूरी तायद करता हूँ। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है और पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की दुआएं जो है रब ताला ने कबूल की हैं और अदालत उज़्मा ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिससे कि न सिर्फ पाकिस्तान का जो आइन है वो बच गया है, पाकिस्तान बच गया है। और अदालत उज़्मा ने ये फ़ैसला दे के अपनी जो उन्होंने अपना वक़ार और अपना उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको 4 चांद लगाए हैं। हम अदालत उज़्मा के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने एक यूनानिमस फ़ैसला दे के पाकिस्तान की आवाम की जो उनकी जो ख्वाहिशात थी उनकी अक्कासी की और पार्लियामान को मजबूत किया है, पार्लियामान का जो सॉवरेनिटी है उसको मजबूत किया है और आइन के तकद्दुस को बहाल किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक शहर रमज़ान में ये एक बहुत बड़ा ये मार्का सर किया है पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम ने, मुतहद्दा अपोजिशन ने और तमाम इत्तेहादी पार्टीज़ ने और आवाम के साथ मिलकर ये जो जंग हमने गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़नी है, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ लड़नी है और महंगाई के ख़िलाफ़ लड़नी है, ये इंशाअल्लाह हम मिलकर इंशाअल्लाह लड़ेंगे। आज हमें अल्लाह ताला के यहाँ अपना सर को अपना उसके सजदा रेज़ होना है और उसका अपना जितना शुक्र अदा करें। तो इमरान खान के लिए बहरहाल एक बड़ा झटका है। अब देखना यह होगा कि क्या इमरान खान 9 अप्रैल को जो तहरीक अदम एतमाद के तहत वोटिंग होगी क्या उसमें कुछ करिश्मा कर पाते हैं, क्या उनकी पार्टी कुछ करिश्मा कर पाती है या फिर ये कि अपोजिशन जिस मिशन को लेकर चल रहा था वो उसमें कामयाब होता है। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो इत्तेहादियों से मजीद असलहा भेजने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जिस कदर ज्यादा और तेजी से हमें असलहा मिलेगा उसी कदर इंसानी जिंदगियां बच सकेंगी। उन्होंने कहा है कि तैयारे, एंटी शिप मिसाइल, अमला, बख्तरबंद गाड़ियां, हैवी एयर डिफेंस सिस्टम की अशद जरूरत है। Жодне російське судно не має права заходити в порти демократичного світу. Для чого їм допомагати? Щоб вони зробили що? Щоб вони зробили ще більше грошей на ракети і бомби для знищення не тільки Маріуполя, але й Одеси та інших наших українських міст. А в першу чергу жодної підтримки російським танкерам, цим нафтовозам, які забезпечують Росії постійний потік грошей
на вбивства. Україна потребує зброї для того, щоб змусити російські війська залишити нашу державу, зокрема систем протиповітряної оборони, артилерійських систем і снарядів до них, бронетехніки та інших речей, про які усі на Заході прекрасно знають. Чим швидше Україна отримає цю допомогу, тим більше життів ми зможемо врятувати в Україні. G7 ममालिक के वज़राए खारजा और नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने जुमेरात को ब्रसल्स में रूस के खिलाफ पाबंदियों और इक़्तिसादी दबाव पर बातचीत के लिए मीटिंग की। वाज़ेह है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तमाम रूसी बैंकों पर पाबंदियां लगाने और रूसी जहाज़ों के बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया ताकि जंग की हालत में रूस को माली एआनत फराहम करने की सलाहियत को रोका जा सके। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने जुमेरात को कहा है कि इत्तेहादी मगरबी ममालिक इत्तेहादी इलाके के हर इंच का दिफा करने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने ये बयान उस वक्त दिया जब नेटो के वज़राए खारजा ब्रसल्स में जमा हुए थे ताकि यूक्रेन की जंग के साथ साथ तवील मुद्दती दिफाई पॉलिसियों पर तबादला ख्याल किया जा सके। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि वज़राए खारजा यूक्रेन के साथ साथ रूसी जारहियत के खतरे से दोचार दीगर ममालिक के लिए मुसलसल इमदाद पर गौर करेंगे। मगरबी ममालिक पहले ही रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ उनके खानदान और साथियों पर कई पाबंदियां आयद कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खत्म होने के कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। इस जंग की वजह से सिर्फ और सिर्फ तबाही मची हुई है। जंग के आगाज ही में रूस ने यूक्रेन के पास मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा एंटोनोव AN-225 को तबाह कर दिया था। होस्टोमेल से हमारे नुमाइंदे की यह खास रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में वाक़ है होस्टोमेल एयरबेस। ये वही जगह है जहां पर एक वक्त दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा एंटोनोव AN-225 सही सलामत खड़ा रहता था। यहीं से इसका ऑपरेशन भी शुरू होता था, लेकिन रूस ने इतने बम गिराए, इतने मिसाइल दागे कि ये तैयारा तबाह हो गया। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक दारुल हुकूमत कीव के नजदीक एयरफील्ड में खड़े देव कामत एयरबेस को रूसी फौजियों ने तबाह किया है। रूस के बमों से होस्टोमेल एयरबेस मुकम्मल तौर पर छलनी हो चुका है। जमीनों, दीवारों और छतों पर सिर्फ सुराख नजर आ रहे हैं। एयरबेस के एक तरफ गाड़ियों के कंकाल रह गए हैं, जंगजदा लोहे पड़े हुए हैं, हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी है। तो ये एंटोनोव 225 मरिया विमान है जिसे 2 टुकड़े में कर दिया है। रूसी सेना ने सबसे पहले इसी विमान पर हमला किया और जो यूक्रेन के लिए सम्मान की बात थी, जो यूक्रेन के लिए फख्र की बात थी, उसको सबसे पहले बर्बाद किया रूस की सेना ने। एंटोनोव हवाई कंपनी का बनाया हुआ AN-225 का नाम मरिया, जिसका यूक्रेनी जुबान में मतलब ख्वाब होता है, दुनिया का सबसे बड़ा और अपनी नौयत का वाहिद तैयारा था। इस तैयारे ने अपनी पहली परवाज 21 दिसंबर 1988 को भरी थी। एंटोनोव 6 इंजनों की मदद से परवाज करता है। बगैर कार्गो और ईंधन के इसका वजन 175 टन था। इस तैयारे की लंबाई 84 मीटर थी। 18 मीटर ऊंचे इस तैयारे के बारे में इसकी कंपनी एंटोनोव एयरलाइंस के मुताबिक ये तैयारा 242 आलमी रिकॉर्ड्स का मालिक था। ये तैयारा 2.5 लाख किलोग्राम का कार्गो उठाने की सलाहियत रखता था। इस तारीखी तैयारे को रूस ने जंग के आगाज में तबाह कर दिया था। ये विमान पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। सारे पहिए इसके जल गए हैं। रूस ने हमला किया इस पर रॉकेट से, मिसाइल से, टैंक ला करके चारों तरफ से इस पर गोले बरसाए गए और उसके बाद ये विमान फिर भी बचा हुआ है काफी हद तक। इसके इंजन 3, इधर के इंजन तीनों सुरक्षित हैं, उधर का इंजन पूरी तरह से जल गए हैं। तीनों के तीनों इंजन उधर के जल गए हैं, यानी 6 इंजन इसमें थे। बहुत बड़े इंजन है। देखिए हम खड़े हो रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, फिर भी ये हमसे टच नहीं हो पा रहे हैं। और आगे का हिस्सा जो है इस विमान के आगे का हिस्सा पूरी तरह से जल गया है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन एरोस्पेस ने फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि तैयारा जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक तैयारे की मरम्मत पर खरबों रुपए खर्च होंगे। नीज इसे दोबारा बनाने में 5 साल लगेंगे।
जब इस तैयारे की तबाही की खबर आई तो लोगों को उम्मीद थी कि तैयारे को मामूली नुकसान हुआ होगा, लेकिन अब इसकी ताजा तरीन तस्वीर देखकर नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। तैयारे में अब ज्यादा कुछ नहीं बाकी है। रूस चला गया है, लेकिन इस तबाही की निशानी अब भी दिखाई दे रही है और यूक्रेन अपने सबसे बड़े फख्र की जो मशीन थी, एक तरह से उसको कहें, उसको खो चुका है और अब शायद उसके इंजीनियर्स को इस तरह का विमान बनाने में काफी समय लगे, काफी अरसा लगे। 2020 में कोरोना वायरस की वबा के बायस अगस्त में कंपनी ने AN-225 की फ्लाइट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया था। ताहम इससे कबल इस तैयारे ने मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस के हवाले से इमदादी सामान पहुंचाने के लिए कई परवाजें की थी। आज ये तैयारा रूसी अफवाज की बर्बरियत की दास्तां बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोफ ने जुमेरात को यूक्रेन पर इस्तांबुल में तय पाने वाले मुआहदों से इनहराफ करते हुए मॉस्को के साथ मुज़ाकरात को पटरी से उतारने का इल्जाम लगाया। लावरोफ ने कहा कि रूस यूक्रेन की इश्ताल अंगेजियों के बावजूद मुज़ाकरात जारी रखने का इरादा रखता है। Подобная недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий. Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором четко и в полном объеме изложены все наши изначальные ключевые позиции и требования. रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशुस्टिन ने कहा है कि रूस के खिलाफ लगाई गई पाबंदियां 6000 से तजावुज़ कर गई हैं, लेकिन रूस इन पाबंदियों को बर्दाश्त करने की पूरी सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि इन पाबंदियों का मकसद हर शहरी को मुतासिर करना और खौफ व हिरास फैलाना है। रूसी रियासत डूमा से खिताब करते हुए रूसी वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा माली निज़ाम मजबूत है और मुल्क के अंदर रूबल में आसानी से अदायगी की जा रही है। तुर्की की अदालत ने जमाल खाशगी के मुकदमे का ट्रायल मुअत्तल करके सऊदी अरब मुंतकिल कर दिया है। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने तुर्की की अदालत से मुकदमे की कार्रवाई सऊदी अरब मुंतकिल न करने की अपील की है, जबकि जमाल खाशगी की मंगेतर ने भी फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट देखिए। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशगी कत्ल केस की तफ्तीश तुर्की से सऊदी अरब मुंतकिल करने की दरख्वास्त कबूल कर ली गई है। तुर्की की अदालत ने जमाल खाशगी के मुकदमे का ट्रायल मुअत्तल करके सऊदी अरब मुंतकिल कर दिया। तुर्क हुकूमत की मंजूरी के बाद इस्तिगासा ने अदालत से ट्रायल सऊदी अरब मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद तुर्की की अदालत ने जमाल खाशगी के कत्ल में मुलव्विस 26 सऊदी मुलजिमों को उनकी गैर मौजूदगी में जारी ट्रायल को मुअत्तल कर दिया और केस को सऊदी अरब मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। इस्तांबुल की अदालत का यह फैसला इंसानी हुकूक के ग्रुपों के इंतबाह के बावजूद आया। इंसानी हुकूक के ग्रुपों का कहना है कि केस को ममलिकत के हवाले करने से इस कत्ल की पर्दापोशी हो जाएगी। Indictment of the Turkish justice system that a court simply rubber stamps a political decision to make up with Saudi Arabia. Between Ankara and Riyadh there is a rapprochement, and in the interests of realpolitik, Turkey is prepared to sacrifice justice for an egregious crime that took place on its own soil. खाशगी की मंगेतर हातिफ चंगेज ने कानूनी जंग लड़ने का अज़्म जाहिर किया।
sürecin bir Türk vatandaşı olarak bana verdiği bütün yetkiyi kullanarak bu süreci devam ettireceğiz. Hukuk mücadelesinden yani hukuki yargı süreci şu anda böyle bir karar aldı diye vazgeçecek değiliz. İlk günde de buradaydık. 1,5 yıl önce de bu kalabalık buradaydı. Sizler buradaydınız. Ben de aynı yerdeydim. Ben hala aynı yerdeyim. Ben hala hukuki mücadeleye devam edeceğim. Şartlar el verdiğince ve hukuki sürecin buna mümkün kıldığı atmosferde. जमाल खाशिकजी को 2018 में इस्तांबुल के सऊदी कौंसल खाने में कत्ल कर दिया गया था। कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात पर दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक खाशिकजी शादी के दस्तावेजात लेने के लिए सफारत खाने गए थे और वहां से फिर वापस नहीं लौटे। इस कत्ल का इल्जाम सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर आयद किया जाता रहा है। एक जमाने में खाशिकजी सऊदी अरब के शाही खानदान में मुशीर हुआ करते थे। मजहबी एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाने पर वो सऊदी हुकूमत की नजर इनायत से दूर होते गए। अपनी तहरीरों में उन्होंने सऊदी हुकूमत पर क्रैकडाउन में इंतहा पसंदों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। खाशिकजी ने वली अहद शहजादा का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुआवजा किया। खाशिकजी ने उसामा बिन लादेन पर करीब से नजर रखी और सन 1980 और 90 की दहाइयों में उनसे इंटरव्यू किया। माहिरीन का मानना है कि हालिया पेशरफ्त से ऐसे तासुरात उभर रहे हैं कि शायद अब इस मामले को दबा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और आगे बढ़ते श्रीलंका कई महीनों से ईंधन और दीगर जरूरी अशिया की किल्लत का सामना कर रहा है। मुल्क में हर तरफ हाहाकार मची हुई है। ईंधन, खाने पीने की अशिया और अद्वियात खरीदने के लिए लोग लंबी लाइनों में खड़े हुए देखे जा रहे हैं। शहरी माशी बहरान पर एहतजाज करते सड़कों पर निकल आए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक श्रीलंका में इक़्तिसादी बहरान में शिद्दत की वजह से 22 मिलियन आबादी कहत साली का सामना कर सकती है। इससे कबल हिज़्ब इख्तिलाफ ने श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजापाक्से से इस्तीफे की मांग की थी। ताहम श्रीलंका के वज़ीर जॉनस्टन फर्नांड ने कहा कि सदर मुस्ताफी नहीं होंगे। दूसरी तरफ मुल्क में फॉरेन करेंसी महफूज सरमाए की सतह भी कम तरीन दर्जे पर आ गई है। हालिया दिनों में श्रीलंका का रुपया एक ऐसी करेंसी रहा है जिसकी कदर में सबसे ज्यादा कमी देखने में आई है। से जो पार्लियामेंट की दूरी है वो 2 किलोमीटर है और यहाँ पर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। ये इसको क्रॉस करना चाहते हैं यहाँ पर प्रदर्शनकारी ताकि वो सीधे पार्लियामेंट तक पहुंचे। यहाँ पर लोगों की एक ही मांग है कि गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना चाहिए। अब मैं यहाँ की आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा देती हूँ। ये आप देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखेंगे कि एक तरफ प्रदर्शनकारियों की लाइन है, दूसरी तरफ ये पुलिसकर्मी मौजूद है। ये कहा जा सकता है कि 2 प्रदर्शनकारियों के लिए 1 पुलिसकर्मी इस वक्त मौजूद है। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने प्रदर्शनकारियों को घेरा हुआ है। हम आगे जाते जाएंगे। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। महंगाई यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और लोग चाहते हैं कि गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा दे। उन्होंने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। ये आप देखिए कुछ लोगों के हाथों में ये बैनर्स भी हैं और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसमें इनकी मांग है कि गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना चाहिए। वी नीड रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, गिव अस अवर स्टोलन मनी बैक। ये लोगों की मांग है। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। हम आगे जाते जाते हैं। आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है। बट व्हाई आर यू प्रोटेस्टिंग? चलिए, कुछ लोग बात नहीं करना चाहते। व्हाई आर यू प्रोटेस्टिंग? ये देखिए इनके हाथों में है वी नीड रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, गो गोटा गो होम। यही मांग हर तरफ से उठाई दे रही है। व्हाई आर यू प्रोटेस्टिंग? We are protesting against Rajapaksa regime. They unable to give solutions to this current economic crisis. So we want solutions. Actually, no one in the parliament able to give the solutions what we expecting. We want our future.